बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट लेजर की ये हमारी सेकेंड क्लास है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। या तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या है यहाँ पर, समझेंगे पहले क्या कह रहा है कि माना एनर्जी लेवल E1 और E2 का एक सिस्टम है। तो यहाँ पर देखो हमने मान लिया है कि माना एनर्जी लेवल E1 और E2 का एक सिस्टम है। तो देखो यहाँ डायग्राम में हमने शो भी किया है, इसको हमने एनर्जी लेवल E2 माना है और इसको एनर्जी लेवल E1 माना है। तो आपने क्या कहा कि माना एनर्जी लेवल E1 एंड E2 का एक सिस्टम है और जहाँ पर क्या है देखो E2 इज़ ग्रेटर देन E1। E2 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, E1 से। तो इस प्रकार का एटम एक फोटान को इमिट या एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एक फोटान को इमिट या एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि जहाँ पर E2 इज़ ग्रेटर देन E1 है, यानी कि इस प्रकार का जो एटम होगा वो एक फोटान को या तो इमिट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है। तो देखो फोटान क्या होता है, फोटान आपको मालूम होता है, यहाँ पर हमने दिखाया भी है, ये फोटान दिखाया है h न्यू। तो E बराबर होता क्या है, फोटान की ऊर्जा होती है इक्वल टू h न्यू। फिर क्या कह रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी h न्यू, तो यहाँ पर ये आप सही से लिख लेंगे, ये एच बी नहीं है, ये क्या है, एच न्यू है। तो आप इस टाइप से लिख लेंगे, ये क्या है, एच न्यू है। तो ये एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये न्यू बराबर आ जाएगा E1 माइनस E2 अपॉन एच। तो देखो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर अधिकांश एटम ग्राउंड स्टेट E1 में होते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर क्या होता है, जो अधिकांश जो एटम होते हैं वो कहाँ होते हैं, ग्राउंड स्टेट E1 में होते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट E1 है, शो कर रखा है मैंने यहाँ पर। यदि न्यू फ्रिक्वेंसी का एटम एक फोटान सिस्टम पर इंसिडेंट करता है, तो देखो क्या कह रहा है, यदि न्यू फ्रिक्वेंसी का एटम एक फोटान सिस्टम पर इंसिडेंट कर रहा है, तो मान लो ये फोटान क्या हो रहा है, सिस्टम पर इंसिडेंट हो रहा है। तो देखो आपने क्या कहा था कि यदि न्यू फ्रिक्वेंसी का एटम एक फोटान सिस्टम पर इंसिडेंट करता है, यानी कि हम कोई फोटान कहाँ कर रहे हैं, ये सिस्टम जो हमने बनाया था E1 और E2 का एक जो सिस्टम माना था, इस सिस्टम पर अगर हम एक फोटान इंसिडेंट कर रहे हैं, यानी कि E बराबर h न्यू अगर हम इस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है, तो ग्राउंड स्टेट E1 पर, ग्राउंड स्टेट E1 पर एटम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तब ये एक्साइटेड स्टेट E2 पर पहुंच जाते हैं। यानी कि जब इस पर हम क्या करेंगे, एक फोटान इंसिडेंट करेंगे, तो ये ग्राउंड स्टेट E1 पर एटम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट E2 में पहुंच जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये शो किया गया है, ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट क्या है हमारी E2 है और E2 पर क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाती है। तो देखो डायग्राम में हमने इसको पहले वाले पार्ट को बिफोर कोलिजन दिखाया है, इसको आफ्टर कोलिजन दिखाया है। तो अभी हम इसके आगे भी डिस्कस करेंगे। तो देखो आपने क्या कहा कि जब यदि न्यू फ्रिक्वेंसी का एटम एक फोटान सिस्टम पर इंसिडेंट करता है या होता है, तो ग्राउंड स्टेट E1 पर एटम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, यह तब ये एक्साइटेड स्टेट E2 पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाती है, ये प्रोसेस हमारी एब्जॉर्प्शन कहलाती है। तो देखो आगे देखते हैं इसके। अब देखो स्टेट 1 एंड 2 के द्वारा न्यू फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की संभावना की दर रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी के समानुपाती होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा आपने, स्टेट 1 और 2 के द्वारा न्यू फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की संभावना की दर रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि तो यहाँ पर आप ये लिख लेंगे, ये हो जाएगा P12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U न्यू, ये लिख लेंगे, आप न्यू बनाएंगे इस टाइप से, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, न्यू, P12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U न्यू। U न्यू क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी है। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का आप साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा
P12 इक्वल टू V12 U न्यू। ठीक है, तो देखो ये V12 क्या है, वेयर V12 इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो जो V12 है ये हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसे हम आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। V12 को क्या कहते हैं, आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब देखो नीचे क्या कह रहा है कि जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है यानी कि E2 में होता है, जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो बहुत कम समय के बाद, अब ये बहुत कम समय है क्या, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख लेना, ये होगा लगभग 10⁻⁸ सेकेंड। यानी कि जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो ये बहुत कम समय के बाद 2 डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा लोअर स्टेट में वापस आ जाता है या लोअर एनर्जी स्टेट में वापस हो जाता है। तो एग्ज़ाम में MCQ वगैरह या ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लेता है, तो ये समय कौन सा है ये आप लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁸ सेकेंड। तो ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, कह रहा है जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो बहुत कम समय, और बहुत कम समय क्या है, लगभग ये होगा 10⁻⁸ सेकेंड। कितना होगा, 10⁻⁸ सेकेंड के बाद 2 डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आ जाता है। अब देखो ये लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आ जाता है, और ये कौन कौन सी होती हैं, ये होती है हमारी स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही डिस्कस करना था। तो आज का जो हमारा ये क्वेश्चन था स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, तो ये आप उनके नोट्स बना लेंगे।